वंदे मातरम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ विषय का ये तीसरा अध्याय जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय का जो तीसरा चैप्टर है यानी प्रश्नावली 3.3, कौन सा? प्रश्नावली 3.3, इस चैप्टर को देखेंगे। और इस चैप्टर को देखने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की विधि की जानकारी होनी चाहिए और हम उस विधि को समझेंगे और इसी चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते बनाते उस विधि को हम समझ लेंगे। बहुत ही आसान विधि है और वो विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। उसी विधि का उपयोग करके इस चैप्टर को करना है। बड़ा ही आसान चैप्टर है विद्यार्थियों। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर इससे पहले जितने भी ये इस चैप्टर के या आपके इस मैथ के बुक के, ये जो बुक है आपका मैथ का बुक, इस बुक के जितने भी इसके पीछे के चैप्टर्स हैं उन सभी का प्रॉपर एकदम मतलब कि कंसेप्चुअल चीज़ें बताई गई हैं, उनके बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है और तब जाके चैप्टर्स को समझाए गए हैं। प्रत्येक चैप्टर बताने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर को समझाया गया है, उसके पीछे क्या बेस है उन सभी को समझा के बताया गया है। एक एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से टच करके उसे प्रॉपर देखकर नोट्स बना सकते हैं, एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आप सब यदि अभी से चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम कुछ धीरे धीरे करते रहें, तो करंट अफेयर का सेशन रेगुलर रोज प्रतिदिन सुबह 5 बजे हमारे चैनल पे आ जाता है। कुंदन सर के द्वारा आपको करंट अफेयर का सेशन कराया जाता है। बड़ा ही मतलब पूरा एकदम उसका विस्तार करते हुए वो एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर विस्तार करते हैं और समझाते हैं और तब कराते हैं। आप उस सेशन को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का क्लास शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3। विद्यार्थियों, आप अपना किताब उठाइए और किताब उठा के प्रश्नावली 3.3 को निकालिए। प्रश्नावली 3.3 है 59 नंबर पेज में। कितने नंबर पेज में? 59 नंबर पेज में प्रश्नावली 3.3 है। आपके स्क्रीन पर भी यह प्रश्नावली दिख रही होगी। इसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। आइए, अब ये जो विधि आपको दिख रही है, इस विधि का प्रयोग करते क्या है कि दो रैखिक समीकरण दिया गया रहता है। एक रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं, एक्स और वाई। दोनों चरों में से किसी एक रैखिक समीकरण से हम एक चर का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। फिर वहाँ से जब एक दूसरे समीकरण के रियल वैल्यू हमें निकल के आती है, उस वैल्यू का पुनः जहाँ पर ये हम निकाले रहते हैं उसमें वापस रख देते हैं और इस तरीके से प्रतिस्थापन करके हम सवालों का हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सवालों का हल कर लेते हैं। तो आइए हम आपको क्वेश्चन से लेके चलते हैं। पहले सवाल से ही हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं और 1 नंबर सवाल बनाते में ही आप समझ जाइएगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है सवाल बनाने का। पहला सवाल लिखते हैं हम। क्वेश्चन है 1 में x + y = 14। उसके बाद दे रहा है x - y = 4 अब ये जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, क्या है? दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। एक रैखिक समीकरण ये है, हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा ये है, समीकरण 2 मान लेते हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों में क्या करना है कि हम लिखेंगे इसके हल के तरफ यदि बढ़ें तो इनको तो हमने 1 और 2 मान लिया, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब 2 में क्या करेंगे? समीकरण लिखेंगे जरा, x - y = 4। x ये y इधर माइनस में है तो इधर जाके 4 + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 + y। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं और अब लिखेंगे कि x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने का, पुट द वैल्यू इन समीकरण 1 इन इक्वेशन 1। अगर इंग्लिश मीडियम में होंगे तो ये लिख सकते हैं आप। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब ये x का मान 2 में क्यों नहीं रखें? अगर 2 में रखेंगे तो इसकी वैल्यू ही शून्य हो जाएगी, तो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। इसलिए x का वैल्यू कहाँ रखना है? 2 से निकाल के 1 में रखना है। तो 1 नंबर समीकरण क्या है? x + y = 14। x की वैल्यू हमें क्या निकाल के लाया हमने? 4 + y, और यहाँ क्या है? ये भी क्या है? ये y है, y = 4। ये 4 जो इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में, और y जुड़ के 2y। 14 - 4, 2y = 10, इसलिए y = 5। अब दोस्तों हमें y का वैल्यू निकल गया है। क्या निकल गया? y का वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गया। अब जब y की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई तो लिखेंगे y की वैल्यू, यानी y की मान, y का जो मान होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। अब y की मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है? x = 4 + y, यानी 4 + y की वैल्यू क्या है? 5 = 9। मतलब कि x की वैल्यू हमें क्या आ गई? 9, और y की वैल्यू 5। दीज आर आंसर्स। तो ये जो है x और y के क्या हैं? वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गए, दोनों चरों के वैल्यू। अब आप रख सकते हैं 9 और 5। अगर 9 यहाँ, 5 यहाँ रखें तो 9 × 5 = 14 करता है। अगर 9 x के सामने और 5 y के सामने रखें तो 9 - 5 = 4 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को बनाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है कि s - t, क्या कहता है दोस्तों? हम दूसरा सवाल भी आपके सामने बनाते हैं। आप चाहें तो अब साथ साथ बना सकते हैं, क्योंकि आप आई होप कि समझ गए होंगे इस विधि को। दूसरा सवाल कहता है कि s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। इसे हम समीकरण 2 और समीकरण 1 में मान सकते हैं। ये क्या है? समीकरण 1 है और ये 2 है। उम्मीद है आप यहाँ तक बात को समझ रहे हैं। जो आपका सवाल दिया गया है वही लिखा गया है। ठीक है, आप चाहें तो ये जो दूसरा नंबर सवाल है इसको आप लीनियर, इस तरीके से, ये लीनियर ही है लेकिन इसको आप इस तरीके से साधारण फॉर्म में बदल सकते हैं, या नहीं भी चाहें तो नहीं भी बदल सकते हैं। कोशिश करिए साधारण फॉर्म में बदल देने का, ताकि आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए। आइए हम करते हैं इसको। तो ये जो दूसरा समीकरण है, लिखेंगे समीकरण 2 से लिखते हैं s/3 + t/2 = 6। यही है। हमें क्या निकालना है? s की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू? s या t, किसी की वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं, और फिर इसमें पुट करना होगा। तो समीकरण 2 से हम क्या करते हैं? s/3, ये t - 2 उधर जाएगा, 6 का 6 है और ये प्लस में है तो इधर जाके t/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये s इधर क्या है? भाग में है, तो बराबर के इधर जाके गुना में होगा। तो s = 3 से 3 × 18 - 3 से 3t/2। ये हमें क्या प्राप्त हो गई? समीकरण 3। ये कौन सी वैल्यू? s की वैल्यू। हम लिखेंगे कि s का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखें? s का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में जब s का मान रखेंगे तो s की वैल्यू क्या है? 18 - 3t/2। यहाँ पर फिर बचा -t = 3। क्लियर? अब यहाँ बट्टा पर का जोड़ आपको आता होगा। इस 18 को उठा के आप इधर रख सकते हैं डायरेक्ट, -3t/2 -t = 3। ये 18 इधर जाएगा तो 3 - 18, ये इधर बट्टा पर का जोड़ आप कर देंगे 2,
3t है, तो ये क्या हो जाएगा -3t, और ये t में करेंगे तो -2t बराबर 3 - 18। ठीक है, इसको अब आगे लेके चलते हैं। यहाँ से जब आप हल करिएगा, हम जरा इधर मिटा लेते हैं थोड़ा सा, आइए इसको हम साफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से बना रहे हैं, देखिएगा इसके बाद हम यहाँ से बना रहे हैं, तो ये क्या है -3t और 2t जुड़ के कितना हो जाएगा -5t बटा 2 बराबर 3 में से 18 को 18 क्या हो जाएगा -15 -5t इज इक्वल टू 2 से 15 में -30। अब 5t यहाँ पर t को इधर रहने देंगे और -5 को -30 के नीचे, चूंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भाग में कटेगा तो 6, इसका मतलब है t की वैल्यू हमें क्या आई 6। अब क्या लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, s इज इक्वल टू 18 - 3, t की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुई है 6 बटा पूरे में नहीं है, बटा इतने में है 2। अब 2 से ये 3, 18 - 3 3 जा 9, 3 3 आई 9, 18 में से 9 हो गया। यानी हमारे पास जो s की वैल्यू आई वो 9 आई और t की वैल्यू 6 आई। अब इसे आप यहाँ पुट करके देख सकते हैं, s 9 और t क्या रख दें यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 9 में से 6 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इस s को यहाँ रख के देखिए 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 रख के देखिए ये भी 2 से 3 हो जाएगा, 3 3 6 सेटिस्फाई करता है। यानी ये जो आंसर है मेरा बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है आप प्रतिस्थापन विधि को समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद ही आसान सवाल है। 3x - y = 3 या 9x - 3y = 9। ये सवाल बेहद ही आसान सवाल है, आप इसे खुद भी बना सकते हैं और x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 नंबर सवाल दशमलव में दिया हुआ है। ऐसा कोई टफ सवाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को दशमलव देख के डर भी लगता है। आइए हम करके देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आगे है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसका यदि हम हल करते हैं विद्यार्थियों, इसका यदि हल करते हैं तो हम इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। हल में लिखेंगे, अच्छा आप जो ये हल है जो हम यहाँ से कर रहे हैं हल, इस हल को आप यहाँ से मतलब कि इन दोनों समीकरणों को नीचे लिख के ये सवाल लिख दे रहे हैं और हम यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि समय बचेगा तो आप खुद आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। लेकिन आप क्या करिएगा, इन इक्वेशंस को सवाल में तो दिया ही हैं, आप अपने हल में भी लिखेंगे और तब उसे समीकरण मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से या 2 से किसी से आप चल सकते हैं। और ये जो समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3, ये इक्वेशन है। अब ये क्या है, इससे हम क्या करेंगे x या y जिसकी वैल्यू आपको मन करे आप उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 0.4x प्लस इसको इधर भेज देते हैं, y को ही भेज देते हैं, बराबर 2.3 माइनस 0.55। क्लियर। अब ये जो 0.55 ये इक्वेशन क्या मान लें, अच्छा इक्वेशन नहीं माने, इसको दशमलव को इधर लेके चलते हैं। तो x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 y बटे 0.4। ठीक है, ये इक्वेशन में कितना प्राप्त हो गया, तीसरा। लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे x का मान, किसका मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x की जो वैल्यू है उसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 ये है, लिख लेते हैं समीकरण
0.3y बराबर 1.3, 0.3y बराबर 1.3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डाल देंगे इसमें। क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है ये डाल देंगे 0.2। अब x की जगह पर क्या है, ये है 2.3 माइनस 0.5 y बटे 0.4। अब ये प्लस है तो प्लस है, क्या है 0.3 y बराबर 1.3। अब यहाँ पर आते हैं, ये 0.2 है, इससे ये 2 मतलब है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे यहाँ से बनाते हैं। अब ये क्या लिखे हम, 2.3 माइनस 0.5 y बटे 2 प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। अब ये जो हमने लिखा है इसका बटे पर का जोड़ कर देते हैं। 2.3 माइनस 0.5 y और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 0.6 y बटे 2 इज इक्वल टू 1.3। अब बटा में का 2 इधर अब ले जा सकते हैं, क्योंकि पहले केवल इतना के था, इतना के नहीं था, तो अब पूरे के हो गया है तो इधर लेके जा सकते हैं। 2.3 माइनस 0.5 y प्लस 0.6 y इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, ये 2.6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 1.3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ, ये जो जब इसमें से 0.5 है और ये 0.6 है, जब घटाइएगा तो 0.1 y आएगा। कितना आएगा, 0.1 y आएगा। ये जो डिजिट है जो आपको अचर दिख रहा है नॉन वेरिएबल, इसे उठा के जब इधर लेके जाएंगे हम तो 2.6 में से 2.3 माइनस हो जाएगा 0.1 y इज इक्वल टू ये 0.3। अब इधर y इज इक्वल टू 0.3 बटे 0.1। अब ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हो गई 3। जब y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो गई तब हम लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। समीकरण 3 यहाँ है। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2.3 माइनस 0.5 y, 0.5 y की वैल्यू कितना आई है 3 बटा 0.4 है ना, इतना। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये 2.3 है माइनस 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 हो जाएगा बटे 0.4। यहाँ जब ये आएगा, जब घटेगा तो 0.8 बाई 0.4 ये कैंसिल होगा, क्या 2। इसका मतलब है हमें x और y का मान कितना प्राप्त हो गया, इसलिए x बराबर 2 पॉइंट y बराबर 3 आंसर। अब इन आंसर्स को आप इसमें रख के सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। रख के देखते हैं, यहाँ पर x2 और y3, x अगर 2 रखते हैं तो ये 0.4 हो जाएगा और y अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 0.9 और 0.4 जब जोड़ेंगे तो 1.3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है। अब इसी जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप इस समीकरण 2 में रख के पुट करके देख सकते हैं। विद्यार्थियों आपको आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये रूट में है, रूट से परेशान नहीं होना, जैसे सवाल हमने आपको बताया है इस तरीके से प्रैक्टिस करें। यदि नहीं आता है तो अभी आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप इस सवाल को प्रेषित कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सकेगा ऐसा लिख के आपको भेजेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये थी प्रतिस्थापन विधि और इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के सवाल को बनाया जाता है। अब कुछ सेंटेंस, कुछ शब्दों में सवालों को पिरोया गया है और उसको आपके सामने प्रॉब्लम के तौर पर रखा गया है और उस सवालों को जो है सॉल्व करना है। कुछ कंडीशंस दिए गए हैं और कंडीशंस को सॉल्व करके तब आपको समीकरण बना के और समीकरण का आंसर निकालना है। कुछ इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 समीकरण विद्यार्थियों आपके पास दिए गए हैं। कितने समीकरण दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में? 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। एक इक्वेशन है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो जो y बराबर दिया गया ना mx प्लस 3, एक समीकरण आपके पास और दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख के पहले इसे प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो आइए समीकरण, अभी आप सोच रहे होइए कि समीकरण 2 से लेके हमेशा 1 में रखना है, आप समीकरण 1 ही लेते हैं। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इस 2x में से हम क्या करेंगे, इस 3y को उधर भेजेंगे, 2x बराबर 11, 3y इधर प्लस में है तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इधर x है, ये 2 इधर जाएगा जब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 इधर जाएगा तो 11 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन नंबर हम क्या मान लें? 3 मान लें। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3 जो है ये मान लिया हमने। अब लिखेंगे कि समीकरण x का मान, समीकरण किस समीकरण से मान निकाला है? 1 से। तो अब दूसरे में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2x की वैल्यू क्या आई है हमें? 11 माइनस 3y बाई 2। ये माइनस है तो माइनस क्या 4y इज इक्वल टू -24। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 11 माइनस 3y इज इक्वल टू -4y बराबर -24। क्लियर? ऐसा हो गया। अब 11 को जब इधर भेजेंगे, हम कहाँ भेजेंगे? इस साइड भेजेंगे। देखिएगा यहाँ पर 11 माइनस 3y या -4y क्या हो जाएगा? -7y। इस 11 को जब इधर उठा के भेजेंगे तो ये है 24 और -11 -7y इज इक्वल टू 35, माइनस में 7 उधर जाएगा तो -35 बटे -7, इससे ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 5। यानी y की वैल्यू हमें क्या आई दोस्तों? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब लिखते हैं कि y का मान समीकरण किस में रख दें? 3 में रखने पर y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो x बराबर क्या दिया हुआ है? समीकरण 3 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या है? 5 बटे 2, 11 माइनस 15 बटे 2, 11 में से 15 -4/2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? -2। क्या जाएगा? -2। यानी हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? -2 और y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 5। अब इन वैल्यूज़ को इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि क्या सही है या गलत। -2 यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 में जब गुना करेंगे तो 4 होगा और माइनस है तो -4, प्लस है यहाँ पर और 3 है और y का मान 5 है, 3 × 15। तो 15 में से जब 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। अब x की वैल्यू इसमें रखते हैं, x की वैल्यू इसमें -2 है तो -2 में इधर गुना करेंगे 2 से तो -4 हो जाएगा और ये -4 है, -4 में जब 5 से गुना करेंगे तो 4 20 हो जाएगा। तो -20 और -4 दोनों जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? -24। इसका मतलब है हमारा जो x और y की जो वैल्यू हमने ये प्राप्त की है या क्या है? सही है। तो x और y की ये वैल्यू निकल गई। अब आपके सवाल में कुछ और दिया है, तो क्या दिया है? दिया है y बराबर mx प्लस 3, यहीं दिया है ना, y बराबर mx प्लस 3। यानी x और y के वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था और ऐसा वैल्यू जिसके लिए कि m के लिए y बराबर इतना, m का कुछ ऐसा मान निकालना है जिसके लिए y बराबर इतना हो। तो हमारे पास y और
x का मान मालूम है, y का मान 5 इज इक्वल टू m, x का मान कितना है -2 है ना, +3। अब ये 5 बराबर m -2m +3, ये 3 जो है इसको जब इधर लेके आएंगे, किधर, इस 3 को इधर लेके आते हैं तो 5 - 3 बराबर, ये 3 है बराबर के इस साइड में और बराबर के इस साइड आएगा तो 5 प्लस में है तो 5 प्लस में -3, ये है -2m, ये 2 इज इक्वल टू -2m। इसका मतलब इस 2 को जब m छोड़ा के इधर लाएंगे तो m बराबर, अब इसको इधर या उसको उधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पहले लिख भी सकते हैं ऐसे -2m बराबर 2, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर इसको उधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर m का वैल्यू देखा जाए तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू हमें क्या निकल के आई -1। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। अब आइए, दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण को बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उनके हल भी करने हैं और नीचे जो समस्याएं, जो कंडीशंस दिए गए हैं उन कंडीशंस के अनुसार हमें क्या बनाने हैं, प्रश्न बनाने हैं, तो मतलब समीकरण बनाने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर देखते हैं जरा। 1 नंबर क्वेश्चन के हल के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का कंडीशन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है 26, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, एक संख्या x और दूसरी संख्या y हमने मान लिया। तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, यानी इन दोनों संख्याओं का योग, ये प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग x और y को जोड़ने पर हमें 26 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर इसी में बात कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है x जो है यह y की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हमें क्या मिल जाएगा? x बराबर 3y, x माइनस 3y बराबर 0। ये इक्वेशन दूसरा हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 और 2। तो अभी जो हमने प्रतिस्थापन विधि से इतने सवाल बनाए हैं, बनाए कि नहीं? इतने सवाल बनाए हैं, हम उन्हीं सवालों से क्या करेंगे, इन सवालों का हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आप इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। आपके पास 2 समीकरण मिल गए। अब आते हैं इक्वेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कितने नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों को में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना बड़ा कोण छोटे कोण से? 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि संपूरक कोण क्या होता है। वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, क्या है? 180 डिग्री आए, उन दोनों कोणों के जोड़े को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो लिखेंगे माना कि एक कोण बराबर x डिग्री और दूसरी कोण बराबर y डिग्री, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि संपूरक कोण है। सबसे पहले तो ये बात सोचना है, कौन सा कोण के बारे में कह रहा है? संपूरक, यानी इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? अब ये डिग्री नहीं लिख रहे हैं, डिग्री को रहने देते हैं, लास्ट में फिर लगा देंगे x और y 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि एक जो है दूसरे से कितनी है? 18 डिग्री अधिक है, यानी x माइनस y करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 18 डिग्री प्राप्त होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इतनी।
अब आप इसका भी प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अभी चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। कंडीशन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। आइए, तीसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है, ये जो तीसरा सवाल ये कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत कितनी, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपया है। कितने रुपया है, और एक गेंद की कीमत कितना रुपया मान लेते हैं, y रुपया। एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत कितने रुपया है, y रुपया है, ये हम मान लेते हैं। अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कह रहा है कि अब इस देखिए, अब ये माना क्यों है हमने एक गेंद की कीमत, जरा इसके पीछे आप समझ लीजिए। सवाल ही पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत बताइए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की, प्रत्येक यानी एक एक की कीमत बतानी है। तो हमने एक बल्ले की कीमत मान ली है, जो बतानी है वो हमने मान लिया कि इतने रुपया है, और एक गेंद की कीमत भी मान ली है कि हमने इतने रुपया है। तो उसके अनुसार अब प्रश्न से चलेंगे। किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न में कह रहा है विद्यार्थियों कि 7 बल्ले और 6 गेंद, कितने बल्ले, 7 बल्ले और 6 गेंद। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया। एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपया है। और ये जो टोटल रुपये जो खर्च हो रहे हैं शुरू में खरीदने में, वो 3800 रुपये बताया जा रहा है सवाल में। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी स्थिति इसी में दी गई है कि बाद में जो है उसने क्या किया कि 3 बल्ला खरीदा और 5 गेंद खरीदा। तो फिर एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 3 बल्ले की कीमत 3x रुपया। एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 5 गेंद की कीमत 5y रुपया। बराबर कितना रुपया दिया गया है, 1750। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आप इसे भी हल करेंगे और हल करके क्या बना लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसका आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े से अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसका है 3 का 4 है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये लिया जाता है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए। तो मान लेते हैं दोस्त, नियत भाड़ा कितनी है, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि नियत भाड़ा जो है उसकी 100 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर पर जाने पे उसकी भाड़ा क्या उसे मिल रही है, y रुपया मिल रही है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है। कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर जो जाएगा उसका y रुपये के हिसाब से भाड़ा देगा, लेकिन 100 रुपया नियत है कि उतना देना ही देना है, ठीक है। तो x और जोड़, ये 10 किलोमीटर जा रहा है और प्रति किलोमीटर y रुपया है, तो इसको 10y रुपया देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 10y रुपया। और 10y रुपया और 100 रुपया जोड़ेंगे तब शुरू में कितना देना पड़ रहा है, 105। 105। ये इक्वेशन आपको 1 मिल गया। कौन सा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया।
दूसरा कह रहा है कि 15 किलोमीटर चलेंगे तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 155 रुपया देना पड़ेगा। तो ये x भाड़ा तो नियत ही है, लेकिन 15 किलोमीटर जाना है, प्रत्येक किलोमीटर के दाम y रुपया है, और सबको जोड़ेंगे तो 155 रुपया देना पड़ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 है। उम्मीद है इन दोनों का आप क्या करेंगे, इन दोनों से आप वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो लास्ट में आपसे सवाल भी पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। क्या करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। आइए सवाल को हम बनाते हैं। अब यहाँ दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। हम चलते हैं समीकरण 1 से। किससे देखते हैं, समीकरण 1 से। x प्लस 10y क्या दिया हुआ है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 105 माइनस 10y क्या निकल जाएगी, 105 माइनस 10y। अब ये जो 105 माइनस 10y जो भाड़ा में निकल के, ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। जब इक्वेशन हमने 3 माना तो x, अब क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू समीकरण किससे हमने चला है, 1 से, तो दूसरे में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यदि इसकी x की वैल्यू रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। अब यहाँ जो x की भाड़ा दी गई, x का जो दिया गया है जो वैल्यू, उसको हम रख देते हैं। क्या निकल के आया है, 105 प्लस माइनस 10y, 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। इसको रखना है, ये वैल्यू को सीधा रखना है। पहले तो इसमें ये लिखा हुआ है x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलेंगे, अब इस कैलकुलेशन करेंगे। ये 10y है, 15y है, तो 15 में से 10 जाएगा 5y। 105 को इधर लेके जाएंगे तो 155 माइनस 105 बराबर 50। अब क्या है, ये 5y है बराबर 50। 5 को इधर लेके जाएंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50/5 बराबर 10। यानी y की वैल्यू हमें क्या मिली दोस्तों, 10 मिल गया। जब y की वैल्यू 10 मिल गया तो अब इस y का वैल्यू हम कहाँ ला के रखेंगे, इसमें ला के रखेंगे। समीकरण 3 में लिखेंगे y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, दिया गया है x बराबर 105 माइनस 10 गुने y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो क्या निकल के आएगा, 105 माइनस 10 दहाई 100, घटेगा तो 5, यानी x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 5। तो इसलिए थोड़ा सा इधर साफ करते हैं ऊपर से हम। अब यहाँ दी गई जो y की वैल्यू हमें जो यहाँ पर निकल के y मतलब y और x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 5 और y की वैल्यू निकल के आई कितनी, 10। ये तो वैल्यू निकल के आई। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगेगा। 25 किलोमीटर चलने पर तो लिखेंगे 25 किलोमीटर तय करने में लगा भाड़ा, कितना भाड़ा लगेगा, तो ये 100 रुपये तो फिक्स है, 100 रुपये तो नियत भाड़ा है ना, ये तो लगना ही लगना है 100 रुपया, प्लस y रुपये जितना किलोमीटर चलेगा उतना y रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, ये 10 रुपये के हिसाब से, तो 25 किलोमीटर जाएगा 10 रुपया, x की वैल्यू 5 है, 25 दहाई
250, यानी इसको रुपया लग जाएगा 255 रुपया। 25 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगेगा? 255 रुपया लगेगा। नियत भाड़ा है 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा है कितना? 10 रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपया। नियत भाड़ा है 5 रुपया और 25 किलोमीटर जाने में उसको खर्च इतना आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इसके लिए हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, आप जरा लिख लीजिए इसे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के 5 नंबर सवाल की तरफ। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 3 के 5 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? भिन्न ज्ञात करिए। तो माना कि कोई भी भिन्न विद्यार्थियों अंश और हर से ही मिलके बनता है। कोई भी भिन्न अंश और हर से, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अंश होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है वो हर होता है। तो आइए हम यहाँ पर मान लेते हैं अंश को ही। अंश बराबर x और हर बराबर y। तो हमें भिन्न क्या मिल जाएगा? x/y, यही मिलेगा भिन्न। अब आपके सवाल में कह रहा है कि भिन्न के अंश में और हर दोनों में यदि x जोड़ दिया जाए तो प्रश्न से, किससे? प्रश्न से चलेंगे। तो भिन्न के अंश एवं हर दोनों में x/y है, ये भिन्न है। तो ऊपर अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो, और ये दोनों को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगा वह क्या भिन्न प्राप्त होगा? 9/11। ये आपसे कहा जा रहा है ऐसा। अब इन दोनों को जोड़िए। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 से इधर, 9 से इधर। 11 x + 2, इधर 9 है, y + 2। कैलकुलेशन करिएगा। 11x, 11 से x में 11x, 11 से 2 में 22, 9 से y में 9y, 9 से 2 में 18। ठीक है। अब 11x, ये 9y इधर लेके जाएंगे, 22 इधर लेके जाएंगे। 11x माइनस 9y, ये 22 इधर जाएगा, 18 बचेगा, 22 इधर प्लस में तो इधर माइनस में 22। क्लियर? 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा -4। इक्वेशन नंबर 1 क्या तैयार होकर हमें मिला? इक्वेशन नंबर 1 तैयार होकर मिला हमें। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। पुनः क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में आगे कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है। यानी x/y जो दिया गया है इसमें भी 3 जोड़िए और इसमें भी 3 जोड़िए, तब जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वह भिन्न 5/6 होगा। क्या होगा? 5/6 होगा। ऐसा। आइए अब यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6x + 3 बराबर 5y + 3। 6 x में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस है तो प्लस, 6 3 18, 5y प्लस है तो प्लस, 6 3 5 3 15। ठीक है। अब ये 18 को इधर लेके जाएंगे, 5y को इधर। 6x माइनस 5y बराबर 18 को इधर लेके जाएंगे तो 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y बराबर -3। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गया और हमारे पास इक्वेशन 2 मिल गया। अब इन्हीं इक्वेशंस का उपयोग करेंगे और उपयोग करके इन इक्वेशंस के सहारे हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे और x और y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भिन्न क्या होता है। तो आइए अब हम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x, 9y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 9y -4।
x बराबर 9y। अब इस 11 को इधर गुना में है तो इधर जाके भागा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भागा में। ये हमारे पास समीकरण तीसरा प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? समीकरण तीसरा प्राप्त है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे, और चूंकि प्रतिस्थापन विधि आपने समझा है तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि के अनुसार आप यहाँ से बातों को समझ रहे होंगे। ये तो हमने समीकरण तैयार किया है और यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि के प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। अब ये जो x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, x का मान, चूंकि समीकरण 1 से हमने मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 6x - 5y बराबर -3। यही है समीकरण नंबर 2। आइए अब ये जो समीकरण नंबर 2 दिया गया है इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 6 गुने x की वैल्यू क्या है? 9y - 4/11। 9y - 4/11 -5y = -3। अब 11 है, यहाँ पर 6 है, 9y - 4 -55y/11 बराबर -3। 11 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 से 9 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 9 छक 54y माइनस 6 चौका 24 -55y बराबर 11 तिया 33। किस में? माइनस में। अब 11 इधर है, इधर जाके गुना में लगेगा तो 33 हो जाएगा। 54y और -55y, 54y - 55y। ये बड़ा वाला से पहले माइनस है, छोटा वाला 54y है, 55y है तो सीधा -y। और ये 24 को जब इधर उठा के लेके जाएंगे तो -33 और 24 इधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो -y की वैल्यू कितनी आएगी? -9। कितनी आएगी? -9। जब इस 33 में से 24 को घटाएंगे, सॉरी -11 आएगा। घटाइए जरा 33 में से 24 यहाँ -9 होगा, सॉरी -9। अब माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा? इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। कितनी आ गई y की वैल्यू? 9 आ गई। अब जो हमें y की वैल्यू मिली है, इस y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो इसके बाद हम जरा यहाँ पर बना लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान क्या है? 9 है। समीकरण 3 क्या है? ये है x बराबर 9y - 4/11 यही है। और y की वैल्यू हमें कितना आया है? 9 आया है। तो यहाँ रख देते हैं 9 गुने 9 -4/11 क्या है? तो x बराबर 9 81 - 4/11। 81 में से 4 जाएगा 77/11, कटेगा तो 7 आएगा। यानी हमें विद्यार्थियों क्या प्राप्त हो गई? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। ये हमें प्राप्त हो गया। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 प्राप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर करके देखते हैं। ये x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू प्राप्त हो गया तो भिन्न क्या था? x/y। इसलिए भिन्न बराबर x/y। x की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 9y की वैल्यू। और यही हमें क्या करना था? फाइंड करना था 7/9। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर का आखिरी सवाल है और छठा सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। आइए अब हमारे सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर सवाल। कितने नंबर सवाल? क्वेश्चन 3 का छठा सवाल और लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगी। ऐसी है।
उसकी वर्तमान आयु बताइए, उसकी वर्तमान आयु बताइए। विद्यार्थियों हम मान लेते हैं कि माना कि, अब जो बताना है वो तो मानना पड़ेगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं। और बात क्वेश्चन में उसके पुत्र के भी है, तो पुत्र के वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। प्रश्न में कुछ स्थिति दी गई है, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष माने बाद में, 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है। पहले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद x जैकब की आयु है और 5 वर्ष बीतेगा तो x + 5 हो जाएगा। उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बढ़ेगी 5 वर्ष बाद। कह रहा है कि अपने पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, किसकी आयु, जैकब की आयु। तो जैकब की आयु x है, इसके पुत्र की आयु x + 5 हो जाएगी उस समय। तो उस समय की आयु की कितनी हो जाएगी, वो 3 गुनी हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, x + 5 बराबर 3y + 15, x + 5 बराबर, अब ये 5 को यहाँ से हम उठा के बराबर के साइड से इस साइड लेके जाते हैं और 3y को इधर लाते हैं। तो 3y जो इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर 10। ये इक्वेशन हमारे सामने पहला आ गया। ये कौन सा इक्वेशन आ गया दोस्तों, ये इक्वेशन पहला आ गया हमारे सामने। अब स्थिति दूसरी दी गई है, एक और स्थिति दी गई है। उसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले की बात की जा रही है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5 रही होगी। मानते हैं अभी यदि जैकब की आयु 50 वर्ष होता तो 5 वर्ष पहले क्या होता, 50 - 5। तो अभी उसकी आयु x है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x - 5। और उसके पुत्र की भी आयु तो 5 वर्ष घटेगी, 7 गुनी थी पुत्र की, ये बात कही जा रही है। तो 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से 7y का 7y माइनस 7 × 5 = 35। इसको इधर लेके आए x - 7y, अब इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो -35 और ये +5। तो x - 7y बराबर 35, ये जो है -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारे सामने विद्यार्थियों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 समीकरण हमारे पास फिर प्राप्त हो गए हमें। और इन्हीं दोनों समीकरण से x और y का मान निकाल देंगे। और जो x और y का मान निकालेगा उसमें जो x का वैल्यू आएगा वहीं जैकब की क्या हो जाएगी, वर्तमान क्या हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप प्रतिस्थापन विधि से इन सवाल को, इन समीकरणों का हल जरूर कर लेंगे, चूँकि हमने अभी इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से अच्छे से पढ़ा है, बनाया भी है और आपको समझ में भी आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। विद्यार्थियों, इसके पहले के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी, वो सभी के सभी आपको पढ़ने जरूरी हैं, उन्हें आप पढ़िए। यदि आप 2024 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, मैथ का जो विषय है उसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस सेशन को जरूर प्रॉपर देखा कीजिए। एक बैक टू बैक वीडियोस आते रहते हैं, आप उन्हें बनाते रहिए चैप्टर्स को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी अध्याय का जो अगला जो ये बनेगा 3.4, उसमें भी एक नई विधि है। उस विधि का इस्तेमाल करते हुए, थोड़े बड़े बड़े सवाल उसमें हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इन्हें आगे लेके चलेंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, आस पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।